नमस्कार साथियों, मैं सरवनराज जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, यूपीएससी सीसेट 2024 बिना कॉम्प्रिहेंशन पढ़े 100% सही सॉल्व करें, यानी सीसेट के डर को समाप्त करने का। साथियों, ये सीसेट 2024 को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करने के पीछे का मैं कुछ उद्देश्य आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ। शुरुआत करने के पीछे का रीज़न ये है कि मैं विश्वास करता हूँ कि आपने 2023 के प्रीलिम्स के पेपर को ज़रूर देखा होगा, जीएस और सीसेट के पेपर को। जहाँ तक की बात आपको पता है कि सीसेट में क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, लेकिन जब तक कुल मार्क्स का 33% मार्क्स आप लाते नहीं हैं, यानी कुल 27 क्वेश्चन के तकरीबन आप सही नहीं कर पाते हैं, उसके सही कर लेने के बाद आप आपका जीएस पेपर चेक होता है। और जीएस पेपर चेक होता है, इसका मतलब आप ये भी सुने होंगे कि सीसेट पेपर इतना डरा दिया है 2000, खास करके अगर मैं बात करूं आपके साथ 2023 के पेपर, जो 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर है, वो इतना डरा दिया है कि इसमें कैट के लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या कैट के लेवल का जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे सॉल्व करने के लिए तकरीबन, अगर समय के को ध्यान में रखते हुए बात करें, तो 8 से 9 मिनट लगता है समय। तो क्यों इसको हम लोग को 3 प्रकार का चीज़ें हैं, आपको पता है, कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहा जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपने 2023 के पेपर को देखा होगा। कॉम्प्रिहेंशन का पेपर जो है, क्वेश्चंस दोनों के तुलना में बनिस्बत ईजी था। तो इसको एक और नए तरीके से क्यों नहीं बिना पढ़े जो है आप कॉम्प्रिहेंशन को आप मेरे साथ सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आपको पेपर दिखा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ कि एक जो सीसेट का जो भय बना हुआ है यूपीएससी एस्पायरेंट के दिमाग में, उस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए, उस डर को कैसे ख़त्म किया जाए। इसी कारण से मैं आपके सामने में सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2022 का मेरे पास सेट ए है और पेपर 2 आप यहाँ देख पा रहे हैं। पेपर 2 मेरे पास है और पेपर 2 को आप सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या सच में इस पेपर को हम कॉमन सेंस और अपने बिना पढ़े लॉजिकल वे से हम जीएस के यानी कि पेपर जीएस पेपर 1 के आधार पर क्या हम सॉल्व कर पाने में सक्षम हैं। हम इसको देखते हैं साथियों, डायरेक्ट प्रश्न के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि हाँ, सच्चाई क्या है। साथियों, मेरे पास पहला प्रश्न आपके पास है, कॉम्प्रिहेंशन का ही है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया आपको कि मेरे पास सेट ए है, 2022 के पेपर्स का सेट ए है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों है। साथियों, मैं हिंदी करवा रहा हूँ आपको, आप इंग्लिश पेपर डाउनलोड करके आप देख लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित 3 प्रश्नों के लिए निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित 2 परिच्छेदों को पढ़िए और उनके नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर के केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। ध्यान दीजिए, इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। अब 2 बात आपके दिमाग में आएगा। जो कॉमन जो एस्पायरेंट होते हैं, 2 चीज़ सोचते हैं इसमें। एक तो होता है कॉम्प्रिहेंशन को पढ़े, एक होता है कॉम्प्रिहेंशन को पढ़े नहीं। क्या होता है? पढ़े नहीं। अब मैं आपको, क्योंकि आपके पास पता है समय कम रहता है और समय कम होने के बाद 2 घंटे का समय है और कुल मिलाकर के 80 क्वेश्चंस आपको देखने होते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप मात्र 27 क्वेश्चन करके भी आप पास कर सकते हैं। नहीं, लेकिन ऐसा संभव बहुत कम ही होता है। तो आपको मैं एक बहुत कम समय में, यानी 30 मिनट के अंदर, हम आपको बिना कॉम्प्रिहेंशन पढ़े जीएस की यानी जनरल स्टडीज के पेपर के पर आधारित हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि देखिए कॉमन सेंस के माध्यम से कैसे सॉल्व किया जाता है। चलते हैं साथियों पेपर को। हम मेरे पास जो परिच्छेद 1 है, यानी कॉम्प्रिहेंशन 1 है, पैसेज को जो 1 है, हम उसको आपको जो कॉमन तरीके से और बिना पढ़े हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। 2-3 पॉइंट्स को यहाँ पर डिकोड करना होगा आपको। सबसे पहले हम डिकोड करके तरीका बताते हैं कि कैसे आप डिकोड करेंगे इसको। सबसे पहला बात आता है कि मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, अधारणीयता, अनसस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आपने क्या 2 चीज़ देखा?
मानव विकास, अधारणीयता, संसाधन सीमित यानी लिमिट रिसोर्सेस, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। इस तरीके से मेन जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है उसको आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, कर लेंगे। 1 मिनट के अंतर्गत आपका अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद आता है पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग, ठीक है। अब उसके बाद आता है विकासशील देश और विकसित देश। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, फिर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है धारणीय सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल SDG के बारे में बात हो रही है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न पे। मैंने तकरीबन शायद मुश्किल से 10 सेकंड के आसपास लिया होगा कि हाईलाइट करने के लिए। अब हम दिखाते हैं निम्नलिखित में से किसके किनके कारण, कारण यहाँ जिक्र कर रहा है, उत्पादन यानी प्रोडक्शन के स्वरूप में अधारणीयता, अनसस्टेनेबिलिटी आती है। अब हम आपको बता रहे हैं, यहाँ देखिए, जीवाश्म ईंधनों पर भारी निर्भरता। निश्चित रूप से यदि मान लिया जाए कि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में, इस पैसेज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आपने GS की पढ़ाई अच्छी से कर रखा है, तो आप देखिए कि अगर मान लिया जाए कि फॉसिल्स फ्यूल पर यानी जीवाश्म ईंधन पर अगर भारी निर्भरता, अगर हैवी वेट देंगे तो क्या होगा, अधारणीयता बिगड़ेगा, यानी सस्टेनेबिलिटी बिगड़ेगा, अनसस्टेनेबिलिटी आएगा। यानी एक सही है। अब एक सही है, इसका मतलब GS के बेसिस पर हम कर रहे हैं, ये गलत हो गया आपका। अब यहां बात आता है कि पुनर्चक्रण का प्रसार, तीसरे ऑप्शन देखो, पुनर्चक्रण का प्रसार। यदि मान लिया जाए कि आप रिसाइकलिंग को बढ़ाएंगे तो आपके लिए तो सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगा ना, बढ़ना चाहिए। ये इसका मतलब प्रसार होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये नहीं होगा। नहीं, 3 कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया आपका। अब 3 जब कैंसिल हो गया तो आपके पास बिना पढ़े आप इसका आंसर कर लेंगे ए। यानी क्या, दूसरा में क्या लिखा हुआ है, संसाधनों की सीमित उपलब्धता, यानी निश्चित रूप से लिमिट जो अपने पास अवेबिलिटी है रिसोर्सेज का, ये आपका होता है जो अधारणीयता को दिशा देता है। यानी दोनों आप यानी कि आपने GS के पर आधारित आपने इस प्रश्न को क्या कर लिया, सही कर लिया। अब चलते हैं हम आगे, हम आपको दिखा, इसका मतलब इसका फाइनल आंसर आपका क्या है, ए है। अब हम आगे चलते हैं, हम आपको और बताते हैं कि देखिए इसमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। अब ये पढ़िए आप, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकसित देश विकासशील देशों के धारणीय यानी सस्टेनेबल मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट की ओर जाने में सहायक हो सकते हैं। अब देखिए आपको अगेन जो चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, सबसे पहली बात, यानी विकसित देश विकासशील देशों के SDG की ओर जाने में सहायक हो सकते हैं। अब इस पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। अब देखिए, कम लागत पर परिष्कृत ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराकर। हाँ, निश्चित रूप से अगर मान लिया जाए कोई भी विकसित देश अगर विकासशील देश को उसके टेक्निकल सपोर्ट दे करके अगर मान लिया जाए परिष्कृत सिंथेसाइज जो ऊर्जा का स्रोत अगर उपलब्ध करवा देता है तो सस्टेनेबिलिटी में सहायक हो सकता है, बिल्कुल सही है। जैसे आप SD अगर मान लिया जाए, अगर सौर ऊर्जा की बात की जाती है, ठीक है, तो सौर ऊर्जा तो आप जानते हैं कि अगर जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के देशों में अगर कोई देश है तो उसके पास अगर जैसे अफ्रीका का कई देश है, बट वहाँ पर रिसोर्सेस, टेक्निकल सपोर्ट की, टेक्निकल एडवांसमेंट की, टेक्नोलॉजी की कमी होने के कारण क्या है कि वो उतना ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाता, उत्पादन नहीं कर पाता जितना कि वो टेक्नोलॉजी संपन्न देश है वो कर पाता है। यानी कि एक ऑप्शन मेरा कॉमन माध्यम से सही हो गया। दूसरा है, उनके सार्वजनिक परिवहन के सुधार के लिए नाम मात्र ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर। बिल्कुल सही बात है सर। अगर मान लिया जाए, मैंने अभी जस्ट बात किया है कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड, उसी प्रकार अगर मान लिया जाए ट्रांसपोर्टेशन से संबंधी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अगर कोई विकसित देश विकासशील देश को मदद कर रहा है तो इससे भी तो उसका जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो जाएगा ना, तो सस्टेनेबिलिटी तो आ गया। इसीलिए 1 और 2 अभी तक तो सही है। अब हम आगे चलते हैं। उन्हें, अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या तीनों है, हाँ पढ़ना चाहिए मुझे। अब क्या है, ये कैंसिल हो गया मेरा, 1 2 होगा। उन्हें अपने उत्पादन और उपभोग के स्वरूपों को बदलने के लिए प्रोत्साहित कर। अब साथियों आप बताइए, अगर मान लिया जाए कोई ऐसा देश जिसके पास संसाधन खनन करने की उतनी क्षमता नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या हम उसे ये कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए कि तुम अपना उत्पादन और उपभोग करने की जो प्रक्रिया है, जो आपका नर्चर नरिशमेंट होने का जो तरीका है उसमें बदलाव कर लो? जी नहीं, ये गलत है। क्या है, गलत है। इसी बेसिस पर मैं कॉमन माध्यम से मैं कह सकता हूँ 1 और 2 सही होगा, यानी बी सही होगा। ये 3 गलती होने के साथ ही मेरा ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब बी आंसर होगा सही। हम आगे चलते हैं। यानी हम कोई मतलब नहीं है कॉम्प्रिहेंशन पढ़े या ना पढ़े, मैंने सिर्फ एक की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लिया है जो मुश्किल से 5 सेकंड के अंतर्गत की पॉइंट्स निकल गया और हम आंसर करते चले जा रहे हैं। अब इसमें भी देखिए मैं वही करूंगा।
मैंने इसीलिए शुरुआत में ही लिख दिया है जीएस पेपर 1 एंड 3। जीएस पेपर 1 एंड 3 का मतलब ये हुआ। अब हम देखते हैं किससे संबंधित चैप्टर है। अब यहाँ बात आता है जो मैं देख पा रहा हूँ पर्यावरण से रिलेटेड, यानी पेपर 3 का बात आना शुरू हो चुका है। अब बात आ रही है कि वनारोपण, वन रोपण, यानी कि फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट्रेशन की बात आती है उससे संबंधित मेरा बात चल रहा है। हम यही देखेंगे भूक्षरण, यानी लैंड, जो लैंडस्लाइड की बात आती है, लैंडस्लाइड यानी लैंडस्लाइड पेपर 1 का ज्योग्राफी का चैप्टर है। अब ध्यान दीजिए, आपका कुछ ना कुछ ब्रेन सिग्नल दे रहा होगा कि कोई पर्यावरण की बात है, वन रोपण करेंगे तो भूक्षरण कम होगा, वन रोपण का अगर हटेगा तो भूक्षरण ज्यादा होगा। बस यही चीजों को अंडरलाइन कर लेना है। यहाँ पर भी वन उन्मूलन की बात आ रही है, डिफोरेस्टेशन की बात आ रही है, गंगा सतलज मैदान दक्कन पठार की समेत की बात आ रही है। अब चीजें को समझ लिया आपने, आपके दिमाग में सिग्नल चला गया होगा कि किससे संबंधित मेरे प्रश्न ये बनने वाले हैं। आगे चलते हैं प्रश्न पर डायरेक्ट। अब हम चलते हैं, अब फिर देखिए यहाँ पर बारहमासी सरिता, बारहमासी सरिता का मतलब सरिताओं का मतलब होता है नदी, यानी नदी की धारा, यानी स्रोत। बारहमासी का मतलब होता है कि जो 12 महीना जो है, जो नदी जो है चलते रहता है, यानी धारा बने रहता है पानी का। जैसे एग्जाम्पल में हिमालय से निकलने वाली जो तकरीबन सभी नदियां जो है बारहमासी नदी के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या होना चाहिए। उपर्युक्त परिच्छेद के अनुसार वनोन्मूलन और अनाच्छादन के अंततोगत्वा निम्नलिखित में से क्या परिणाम होंगे। साथियों, अब इस प्रश्न को देखिए आप कि वन उन्मूलन, हम सिंपल आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपने कोई नहीं पढ़ा कॉम्प्रिहेंशन को, फिर भी पढ़ के जीएस के बेसिस पर सोच के देखिए, अगर मान लिया जाए कि वन उन्मूलन हो जाएगा तो परिणाम क्या होगा। वन उन्मूलन अगर हो जाता है तो परिणाम आप क्या समझ पा रहे हैं। मृदा संसाधन का क्षरण होगा, बिल्कुल निश्चित रूप से आप जानते हैं कि लैंडस्लाइड हो शुरू हो जाएगा, यानी एक होगा। एक होने का मतलब है कि मेरा 2-3 कैंसिल हो गया, यानी बी ऑप्शन कट गया। अब हम फिर से देखते हैं आम आदमी के लिए जमीन की कमी। साथियों ये समझ नहीं पाया, अगर मान लिया जाए कि वन उन्मूलन होगा तो उसका रिजल्ट में तो आम आदमी के लिए जमीन में वृद्धि होगी। आप समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर मान लिया जाए आप किसी भी लैंड का, ये लैंड है, अगर मान लिया जाए कि इतना में वन लगा हुआ था, अगर मान लिया जाए वन को आप समाप्त कर देंगे, अगर वन की संख्या इतना कर देंगे तो जो जमीन बचा हुआ था मेरा बढ़ गया ना, ये वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वृद्धि हो गई, यानी कि कमी के जगह पर यहाँ वृद्धि होनी चाहिए। नहीं, दो क्या होगा? नहीं होगा। जब ये दो मेरा कटेगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी आंसर मेरा सी निकल गया। मैं बिना पढ़े जीएस के बेसिस पर फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश में कर रहा हूँ। यानी कृषि के लिए जल की कमी हो जाएगा, निश्चित रूप से आप जानते हैं कि कृषि जब आपका वन उन्मूलन जो है होना शुरू हो जाएगा तो खास तौर पे जल की कमी हो जाएगी कृषि के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। ये 4 नंबर तो फिर से अगेन क्वेश्चन फ्रेंड्स रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। मैं उस पर, हाँ, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जितने भी क्वेश्चंस होगा मैं दूसरे वीडियो में आपको आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल मैं अभी बिना पढ़े कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे कि आपका ये नज़रिया दूर हो जाए, आप कम समय में भी अपनी कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को आगामी आने वाले एग्जाम में, जैसे मान लिया 2024 का आप एग्जाम दे, अगर आपने केंद्रित किया है, आपने 2-3 बार एग्जाम दिया है, आप अगर सीसेट की वजह से आप फेल हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप देख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन का ये सेट फ्रेंड्स मैं बता दिया आपको, ये मेरे पास 2022 का पेपर है यूपीएससी का, और 2022 का पेपर और सेट नंबर ए है, तो आपके पास है, आप भी देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं इस परिच्छेद यानी पैसेज 1 पर। इस पैसेज पे अगेन ये 4 प्रश्नों का इसमें, और मैं आपको बता रहा हूँ इसमें देखिए हम नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, बट मैंने ऊपर में शुरुआत में लिख दिया था कि कॉमन सेंस प्लस जीएस पेपर 2, यानी जीएस पेपर 2 का देखिए। अब मुझे नहीं मालूम कि किस संबंध में जानकारी बात बढ़ी है, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ ये कोई राजनीति की बात कर रहा है, ये कोई वोट की बात कर रहा है, यानी मत की बात कर रहा है, राज्य के शासन की बात कर रहा है, और फिर अगेन मैं देखता हूँ चिकित्सा हो गया, बीमार है, बुद्धिमान उत्तम व्यक्ति की बात कर रहा है, सेवा के बारे में बात कर, नहीं कुल मिलाकर मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें संबंधित कोई बात हो रही है कि कोई पॉलिटिक्स है, यानी पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कोई वोट करेगा, राज शासन की बात कर रहा है, और इससे राज शासन में जो आपकी गारंटी की बात की जा रही है, यानी राज्य जो किसी व्यक्ति के लिए जो गारंटी देने की बात कर रही है कि मैं आपको ये चीज़, ये सुविधा मैं आपको दूंगा, इससे संबंधित मैं समझ पा रहा हूँ बात है। अब देखते हैं इसके प्रश्न पे आते हैं।
मैंने पढ़ा नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ 11 नंबर प्रश्न को, आप देखिए और इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस परिच्छेद के लेखक के संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? अब देखिए साथियों, आपने जो अब तक देखा, एक की पॉइंट्स आप ध्यान में आपके पास होगा। पॉलिटिक्स था, पॉलिटिक्स में बोर्ड था, बोर्ड से राज्य शासन था, और राज्य के शासन के बाद जो गारंटी की जाती है जनता के लिए, उसके द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य सब से संबंधित जो है बातें की गई थी। अब आप बताइए कि लेखक जो है इस पैसेज के माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहा है? लेखक इस पैसेज के माध्यम से क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? अब हम उस मैसेज को देख लेते हैं, अब समझ में आ जाएगा कि क्या होना चाहिए। अब हम देखते हैं, यहां देखिए, हम मान लेते हैं कि गणतंत्र में यानी रिपब्लिक कंट्री में कोई भी राजनीतिक देश का सांसद चलाने के योग्य है। बिल्कुल, अपने तो वर्तमान में अभी भी देख रहे हैं, जो भी व्यक्ति देश की राजनीति में देश के शासन चलाने के लिए भागीदारी ले सकता है, उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है देश का? गणतंत्र देश में मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि वो देश का नागरिक होना चाहिए। और अगर मान लिया जाए कि अगर वो सांसद बनना चाहता है तो उसकी जो मिनिमम एज है कि उसकी एज होनी चाहिए 25 साल होना चाहिए। अगर वो राज्यसभा सांसद होना चाहता है तो 30 साल होना चाहिए। अगर वो राष्ट्रपति बनने की बात के बारे में सोच रहा है तो उसकी 35 साल होनी चाहिए। यही तो मेन बात है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर देश के नागरिक है, सिटीजन है, तो वो ये काम कर सकता है। अब तो मुझे तो लग रहा है कि आंसर मुझे मिल गया, यानी मैसेज तो यही देना चाह रहा है। अगेन मैं पढ़ता हूँ बी, राजनीतिज्ञों को प्रशासन में प्रशिक्षित लोगों में से चुना जाना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि ट्रेंड व्यक्ति ही प्रशासन में जाकर के, राजनीतिक में जाकर के प्रशासन को चलाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता या ऐसा होता भी नहीं है। फिर है कि हमें कोई ऐसी पद्धति सोच निकालने की जरूरत है जिससे सार्वजनिक पद से अयोग्यता को दूर रखा जा सके। संभव नहीं है कि किसी भी सार्वजनिक पद पर, पब्लिक पोस्ट पे आप अयोग्यता को दूर रखने के लिए कोई ऐसी पद्धति आप लाएंगे जिससे कि आपका इस मैसेज देने के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एक स्तर पर यह चीज हो सकता है कि मान लिया जाए विजिलेंस कमेटी की आप गठन कर सकते हैं, बट जो इसमें मैसेज, इस पैसेज के माध्यम से जो मैसेज देने की बात कर रहा है लेखक, वो नहीं इसमें प्रतिबिंबित हो रही है। नेक्स्ट है, चूंकि मतदाता अपने प्रशासकों को चुनते हैं, राज्य का प्रशासन करने की राजनीतिज्ञों की योग्यता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। जी नहीं, कभी भी अगर कोई राजनीतिज्ञ, अगर मान लिया जाए कि अपने प्रशासन करी के दौरान अगर किसी भी प्रकार की गलती करती है तो उसके भी लिए भी प्रावधान है, संविधान में वर्णित संविधान है जिस पर प्रश्न उठाया जा सकता है। ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। तमाम प्रश्न ऑप्शन बी सी डी मेरा कट जाता है तो मेरे लिए फाइनल आंसर क्या होता है? ए होता है। नहीं, आपने 2-3 की पॉइंट्स के आधार पर आप सही जगह चले गए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसी माध्यम से जो है अपनी एग्जाम के अंतर्गत आप सॉल्व करें। तो मुझे लगता है कि आप मुझे मैसेज करेंगे, मैसेज के माध्यम से भी आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर, अगर मैं इस तरीके से पढ़ाई पढ़ता हूँ तो मेरा आंसर सही होने की संभावना ज़्यादा है। हाँ, मैं ये भी नहीं आपके साथ दावा कर सकता कि 10 बनाएंगे 10 में 10 सही हो जाएगा, लेकिन आप अगर पॉजिटिवनेस की बात करें तो 10 में से तो आप 8 से 9 तो सही कर ही सकते हैं। अगर आपका एक्यूरेसी सही बन जाएगा, आप एग्जाम से पहले, कुल मिलाकर के एग्जाम से पहले अपने 2013 से लेकर के 2023 तक के पेपर के साथ आप ये प्रैक्टिकल कीजिए, फिर मुझे मैसेज करके बताइए, कंटिन्यू मैसेज कीजिए कि हाँ सर, इससे मुझे अपनी इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर अगर मान लिया जाए और मुझे कुछ अगर आपके विशेष करने होंगे तो मैं आपके लिए करूँगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन ये है, यहाँ भी देखिए पैसे दिया हुआ है। मैं जो देख पा रहा हूँ, एक गरीबी के बारे में बात हो रही है। गरीबी के बाद में जो समझ पा रहा हूँ, गरीबी अपर्याप्त है। उसके बाद क्रय शक्ति के बारे में बात हो रही है, परचेजिंग की बात हो रही है, परचेजिंग पावर की या बायर की बात हो रही है। उसके बाद आय निर्धनता के बारे में बात हो रहा है। उसके बाद एक सामाजिक समस्या की बात हो रही है, व्यक्तिगत समस्या परिस्थिति की बात हो रही है। हाँ, अब यहाँ देखिए मूल्यवान जीवन जीने की बात हो रही है। यानी ओवरऑल एक लाइफ स्टाइल के बारे में बात कर रहा है कि मान गरीबी आपके जीवन को जीने के आधार को बाधित करता है। क्या करता है? कोई मान लिया जाए गरीबी जो है आपके जीवन के जीने का तरीका में क्या करता है? रुकावट डालने का काम करता है। इस आधार पर मैं इस प्रश्न को डील करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब कहते हैं कि भारत में आई, अब ये 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। भारत में अपनाई गई गरीब की गणना
गरीब की गणना की क्रिया पद्धति विवादास्पद क्यों है? भारत में अपनाई गई गरीब की गणना की क्रिया पद्धति विवादास्पद क्यों है? जब आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि क्या सच में इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ी उलझन है कि कोई सी चीज़ें गरीबी रेखा को बनाती है, कौन सी चीज़ें गरीबी रेखा को, मतलब ये प्रश्न आपको नहीं लग रहा है कि ये बहुत उल्टा है, मतलब इसके बारे में जो बात विवादास्पद की बात कर रहा है ये नहीं बात कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रामीण और शहरी गरीब की दशा के लिए बीच बहुत अधिक असमानताएं हैं। ऐसा नहीं, गरीबी तो ग्राम शहर में भी है और ग्रामीण में भी है, ठीक है। तुलनात्मक रूप से ग्रामीण में गरीबी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि कृषि से जुड़े हुए लोग प्रचंड बेरोजगारी का शिकार होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये गलती हो गया, आय निर्धनता मापने का कोई एक समान विश्वव्यापी मानक नहीं है। जी नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कि विश्वव्यापी मानक नहीं है, ऐसा कोई ना कोई तो मानक है जो हमारे पास है, जो गरीबी निर्धारण के लिए काम आता है, ठीक है। ये भी गलत हो गया। अब देखिए, यह गरीबी को अपर्याप्त आय या अपर्याप्त क्रय शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। आपने अभी तो जस्ट पैसेज में देखा था, पैसेज में आपने क्या देखा, अभी जस्ट क्रय शक्ति के बारे में ही तो बातचीत की गई थी, यहाँ पर क्रय शक्ति के बारे में ही तो बातचीत की गई थी। यही क्रय शक्ति के आधार पे आपका ये आंसर क्या हो गया, आपने डी आंसर फाइनल कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश को भी देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका ये भी माइंड सेट डेवलप हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, आय निर्धनता गरीब की गणना की एकमात्र माप क्यों है? बात आती है कि जो आय निर्धनता है, यानी जो इनकम इनइक्वालिटी है या इनकम पुअरिटी है, ये गरीब की गणना की एकमात्र माप क्यों है? अब हम देखते हैं क्या हो सकता है। 13 का, यह अन्य सभी की उपेक्षा कर केवल एक प्रकार, केवल लगा हुआ है फ्रेंड्स। आप जानते हैं कि मैंने आपको इससे पहले अब मेरे YouTube चैनल पे ही आप प्लेलिस्ट में जाकर के यूपीएससी 2023 के पेपर को मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, जीएस पेपर को बहुत बेहतरीन तरीके से कॉमन सेंस का यूज़ करके, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके और बेसिक नॉलेज के आधार पे मैंने करवाया हुआ। किस माध्यम से आप एलिमिनेशन यूज़ करेंगे आप ज़रूर जाके रिकमेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ देखिए केवल लगा हुआ है, तो ये तो मैं पहले कट कर दूंगा, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट कहता है, मानव जीवन में अन्य वंचनाओं का क्रय शक्ति की कमी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसा देखिए, जहाँ भी लगा हो, यानी कि एक प्रेशर की बात कर रहा हो, वहाँ पर देखना है कि क्या सच में ऐसा है, नहीं, यानी भी लगा है और नहीं भी लगा है, यानी ये मुझे गलती लग रहा है, ठीक है। अब हम बात आता है नेक्स्ट पढ़ते हैं, आय निर्धनता। अब देखिए यहाँ पर एक बात और देख लीजिए कि आय निर्धनता कोई अस्थाई दशा नहीं है, यह समय समय पर बदलती रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है कि एकमात्र माप क्यों है, यहाँ बात आती है एकमात्र माप, ये भी गलत आपको दिख रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आय निर्धनता मानवीय विकल्प चयन को किसी खास समय पर आकर ही सीमित करती है। नहीं, ऐसा कोई खास समय नहीं होता है इसकी गरीबी होने के लिए। अगर मान लिया जाए किसी देश में अगर किसी प्रकार का अकाल ग्रसित हो गया या किसी प्रकार का अगर नेचुरल कलामिटी का शिकार हो गया, उससे भी हो सकता है, यानी ये भी गलत है। अब देखिए मैं फ्रेंड से एक चीज़ आपके लिए मैं बचा के रख लिया कि मैं आपको शुरुआत में बताते समय एक बात नहीं बताया, जो आपको मैं सोच रहा था कि आप मुझे इस मैसेज के माध्यम से मुझे बताएं भी कि मैंने क्या चीज़ छोड़ा है। अगेन मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ देखिए, आय निर्धनता गरीब की गणना की एकमात्र माप क्यों है, क्योंकि यह अन्य सभी की उपेक्षा कर केवल एक प्रकार के वंचन की बात करता है। बिल्कुल सही है, यानी जो मैं आपको बता रहा था, इसमें यही चीज़ को मैं आपको नोटिस करना चाह रहा था कि आप समझे कि ये ही चीज़ है जो आपके आय निर्धारण की गरीबी की गणना की एकमात्र क्या है, माप है, ठीक है। इस आधार पे क्या होगा, फाइनल आंसर ए होगा आपका, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या है, जीवन निर्धनता की बात। वहाँ पर आय निर्धनता था, यहाँ पर जीवन निर्धनता की बात कर रहा है। जीवन निर्धनता से लेखक का क्या तात्पर्य है, यानी लेखक का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य की बात कर रहा है। अब देखते हैं हम आपको, कहता है कि आप इसको नीचे से पढ़ना शुरू कीजिए। मानव जीवन में वस्तुपरक, यहाँ याद रखिएगा जीवन निर्धनता है, ठीक है। लाइफ इनइक्वालिटी की बात कर, लाइफ पॉवर्टी की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए, मानव जीवन में वस्तुपरक साथ ही साथ अवस्तुपरक वंचनाएं, जो गरीबी की बात कर रहा है, जो मनुष्य के विकल्प चयन को अस्थायी रूप से सीमित कर देती है। जी नहीं, ये लेखा का तात्पर्य ऐसा नहीं है, लेखा का तात्पर्य ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखिए,
विविध व्यक्तिगत परिस्थितियों में छूटे हुए अवसर। क्या कहता है? विविध व्यक्तिगत परिस्थितियों में छूटे हुए अवसर। अगर मान ली, ऐसा नहीं है कि एक अवसर छूट जाने से जीवन निर्धनता लेखक परिभाषित करना चाह रहा है, ऐसा नहीं है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों की कंगाली की दशा। तो क्या मान लिया जाए, इस पॉइंट्स को अगर देखें तो ग्रामीण और शहरी लोगों में क्षेत्रों में गरीब लोगों की कंगाली की दशा जो है जीवन निर्धनता को निर्धारित करता है? नहीं, गलत है। अब ये पढ़िए, मानव जीवन में वे सभी वंचनाएं, बिल्कुल वे सभी वंचनाएं जो केवल आय की कमी से ही नहीं बल्कि वास्तविक अवसरों की कमी से उत्पन्न होती है। यही तो है, यही तो कहना चाह रहा है लेखक कि जीवन निर्धनता के पीछे एक कारक जिम्मेवार नहीं होता है। इसके लिए कई वंचनाएं इसके माध्यम में आती है, जो वंचनाएं जो है उस गरीबी को निर्धारित करता है, जीवन की निर्धनता को निर्धारित करता है। जिससे यहाँ लिखा भी है कि सभी वंचनाएं जो केवल आय की कमी से ही नहीं बल्कि वास्तविक अवसर की कमी भी जो है एक जीवन निर्धनता को परिभाषित करने में खासा महत्व रखता है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। नहीं, बिना पढ़े भी आप आंसर कॉमन सेंस के माध्यम से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, 1 मिनट का आपका समय लेना चाहेंगे। आप इस यूपीएससी सीसेट 2024 कॉम्प्रिहेंशन का तो मेरे चल ही रहा है, साथ ही फ्रेंड्स, यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए जो है ओनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड मेंटोरशिप प्रोग्राम मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, जो फाउंडेशन टू सिलेक्शन के एक मोटो के बेसिस पर काम कर रहा है। आप मेरे साथ जो है 8999961339 पर जो है मैसेज या व्हाट्सएप करके यूपीएससी सीएससी 2024 जो ओनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड, ये पेड कोर्स है, ठीक है, ये पेड कोर्स है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आप अपनी तैयारी को 2024 की तैयारी को जो है, अब क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ क्या आज के डेट में हो गया, प्रीलिम्स सिलेक्शन कम रिजेक्शन ज़्यादा करवा रहा है। इसीलिए मेरे साथ जो है मेरे अपने इस एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव के बेसिस पर मैं आपको अपने जो मेरे पास करने का अनुभव है उसके माध्यम से मैं आपको मेंटोरशिप ओनली प्रीलिम्स मेंटोरशिप दे रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे इस चीज़ को देखने के लिए, डिटेल जानकारी के लिए आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। साथ ही अब मेरे यूट्यूब चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाकर के यूपीएससी सीएससी 2024 के मेंटोरशिप में जाकर के आपको मिल जाएगा, वहाँ से डिटेल जानकारी ले सकते हैं, साथ ही मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक पे दोस्तों। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन कर लिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया। मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग का भी क्वेश्चन आपके साथ अपलोड करूंगा, ठीक है, आप जरूर देखेंगे। इसके लिए आप अपने चैनल को, इस जोश आईएएस पीसीएस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलते हैं दोस्तों, कॉम्प्रिहेंशन का अगेन हम क्वेश्चन देखिए। हाँ, मेरे पास अगेन आ गया, ये 3 क्वेश्चन इसमें आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये परिच्छेद है, पैसेज है। अब मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, बट कुछ की पॉइंट्स को अंडरलाइन करूंगा जिससे मेरे दिमाग को सिग्नल जाए कि इस पैसेज का संबंध इस चीज से है। चलते हैं। अब यहाँ देखिए, विश्व की बारे में बात हो रही है, ये चावल और गेहूं की, यानी कोई कृषि खाद्यान्न की बात के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे लिखा भी है चावल और गेहूं प्रमुख खाद्यान्न के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब हम चलते, कृषि रसायन की भी बात आ रहा है, वैश्विक तापमान की बात आ रही है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात हो रहा है, कृषि एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद कुछ जो पश्चिमी जगत का, जो अमेरिका के जो कुछ एग्रीकल्चर पैटर्न में बदलाव हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा है, उष्णकटिबंधीय फसल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बात हो रही है कि एशिया अफ्रीका में क्या श्रेष्ठ कृषि प्रणाली होनी चाहिए, इसके बारे में बात कर रहा है, उसके बारे में। और आप आगे देखें तो जो भंडारण से रिलेटेड बात कर रहा है, स्टोरेज के बारे में बात कर रहा है। फिर कोई भी खाद्यान्न जो है सो बाजार तक पहुंचाने की ढुलाई के बारे में बात कर रहा है, बर्बादी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब हम, यानी ओवरऑल मेरे दिमाग को सिग्नल जा चुका है कि इसका संबंध जो कोई भी खाद्यान्न उत्पादन और भंडारण से संबंधित है, जो किसी वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहा है कि अगर किसी भी कंटिनेंट में क्या पैटर्न है, एग्रीकल्चर पैटर्न, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और ग्लोबल वार्मिंग में क्या उसका पद्धति रहा है, उससे संबंधित मेरे बारे में दिमाग मुझे कह दिया है। अब हम आपको 21 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं और आप देखेंगे इसका एग्जैक्ट हम लोग आंसर कर लेंगे। 21 का क्वेश्चन पढ़िए। उपर्युक्त परिच्छेद पर आधारित निम्नलिखित पूर्व धारणा, ये क्या है, एजम्पशन, जो पूर्व धारणाएं बनाई गई है, यही आप सोच के देखिए। लेखक जब इस पैसेज को लिख रहा होगा या पैसेज जहां से भी उठाया गया है, उस पैसेज को उठाने के पीछे का क्या बेस रहा होगा, क्या एजम्पशन रहा होगा, क्या सोच के दे रहा है, एक परीक्षार्थी से क्या उम्मीद कर रहा है। अब हम देखते हैं।
पहला ऑप्शन कहता है कृषि टेक्नोलॉजी यानी कृषि प्रौद्योगिकी का विकास विकसित देशों तक सीमित है। अब देखिए विकसित देशों तक सीमित है यानी अब हम और आगे देखते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी विकासशील देशों में नहीं अपनाई गई है, यानी अब भारत है कि अभी विकासशील देश है, क्या भारत में कृषि टेक्नोलॉजी अपनाई नहीं गई है? अब हम आगे और बताते हैं हम आपको। देखिए ऑलरेडी देखिए आपको समझ में आ गया कि सबसे पहली बात तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पर अब अगर एक भारत का एग्जाम्पल लें तो भारत भी एक विकासशील देश है और कई ऐसे विकासशील देश है जहाँ पर तमाम अब बहुत अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अपनाया गया, यानी ये गलत हो गया। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, कृषि टेक्नोलॉजी का विकास विकसित देशों तक सीमित है। नहीं, क्या विकास, अभी तो जस्ट अपने में विरोधाभास है, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब दोनों गलती होने के कारण क्या हो गया, मेरा आंसर क्या चला जाएगा, यानी डी आंसर हो जाएगा, ये ना तो एक और ना तो दो। देखिए कितने कॉमन तरीके से मैंने इस पैसेज को कंप्लीट पढ़ा भी नहीं है, फिर भी मेरा इजीली तरीके से मेरा जीएस के बेसिस पे, यानी मैं कह सकता हूँ जनरल स्टडीज़ का जो मैंने पेपर अब तक अध्ययन किया है, मान लिया जाए पेपर 3 इकोनॉमी का पेपर अध्ययन किया है, उस पेपर पर मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर मैं कर लूँगा सीसेट में। इसीलिए मैं कहता हूँ जीएस सीसेट पेपर को भी अगर जनरल स्टडीज़ के तरीके से पढ़ा जाए, समझा जाए, तो सीसेट खास करके कॉम्प्रिहेंसन बहुत ईजिली तरीके से आप बना सकते हैं। और मेंटोरशिप में मैं प्रॉपर यही चीज़ें आपको बार बार अभ्यास करवाता हूँ, जिससे कि आपके अंदर वो इंट्यूशन, आपके अंदर वो स्ट्रैटेजी डेवलप हो जाए, जो आप इजीली तरीके से कम समय में आप एग्जामिनेशन हॉल में विद प्रेशर आप इसको हैंडल कर लें। नेक्स्ट 22 नंबर देख पढ़िए, उपर्युक्त परिच्छेद पर आधारित निम्नलिखित पूर्वधारी, फिर भी यहाँ पर एजम्पशन की बात कर रहा है, यानी जो मैंने बातचीत की है वही चीज़ यहाँ पर भी बात हो रही है। अब यहाँ देखिए 22 नंबर में क्या बातचीत हो रही है, गरीब देशों को अपनी वर्तमान कृषि तकनीकों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल निश्चित रूप से आवश्यकता है, क्यों नहीं है सर। अगर मान लिया जाए कोई गरीब देश है, अगर अपनी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को अगर वो समृद्ध कर लेता है तो उसके लिए कई सारी चीज़ें होगा जो समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपके साथ एग्जाम्पल में बात कर रहा हूँ, जैसे पहले क्या था कि गेहूं की कटाई जो होती थी, अगर मैं भारत की बात करूं तो गेहूं की कटाई लोग एक जो ह्यूमन रिसोर्सेस होता था, इन्हीं कोई व्यक्ति के द्वारा काटा जाता था। लेकिन अब कई प्रकार के ऐसे मशीन आ गया है जिस माध्यम से आप क्या करते हैं कि एट द टाइम आप कटाई भी कर लेते हैं, उसका जो एक डंठल भी बन जाता है और साथ में भूसा जो और गेहूं जो होता है मेन जो खाद्यान्न फसल होता है वो भी आप अलग अलग कर लेते हैं, यानी मशीनों का ही तो काम है। तो एक सही है। फिर देखिए विकसित देशों के पास बेहतर आधारिक संरचना है और वे खाद्यान्न की कम बर्बादी करते हैं। देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि विकसित देश के पास अगर मान लिया जाए अगर बेहतर टेक्नोलॉजी है, अगर कोई आधारिक संरचना है तो फिर वो खाद्यान्न की कम बर्बादी करेगा। खाद्यान्न की बर्बादी होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ ये कोई जिम्मेदार नहीं है, ये विकसित देश नहीं बल्कि कहीं भी ऐसा हो सकता है, इसीलिए गलत है। इसका आंसर क्या हो सकता है, यानी केवल 22 का ए आंसर हो सकता है। ठीक है, यानी एक होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और फिर इसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कहता है कि यहाँ भी एजम्पशन कीजिए। यहाँ देखिए एजम्पशन से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अभी आपके सामने में आ गया। क्या लिखा हुआ है, भावी पीढ़ियों यानी फ्यूचरिस्टिक की बात कर रहा है, भावी पीढ़ियों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपजाना चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। अगर मान लिया जाए अगर कुछ स्तर पे अगर मान लिया जाए कि ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात जैसे किया इसने अगर स्टोरेज की बात कर रहा है, अगर मान लिया जाए कि कुछ स्तर पे अगर सही रूप से अगर आपका लैंड सॉइल अगर मान लिया जाए सही नहीं रहेगा तो फिर भावी पीढ़ी के लिए पर्याप्त जो खाद्यान्न अगर जिस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है दिन प्रतिदिन उसी प्रकार से अगर रहा तो कुछ स्तर पे कह सकते हैं कि चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। या होने की बात करें, हो सकता क्यान्वय की बात हो रही है, कार्य होगा। कॉर्पोरेट कृषि यानी कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर गरीब देशों में खाद्यान्न सुरक्षा के लिए लाभप्रद विकल्प है। जी नहीं, अभी आपने पढ़ा भी होगा जीएस वाले में, कई जगह खास करके जीएस मेंस में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर जो है खास करके जो विकसित देश होते हैं वहाँ पर बड़े बड़े लैंड एरिया होते हैं, जो इरिगेशन एरियाज होते हैं, उस पर क्या होता है कि कोई भी अगर कोई कंपनी आई और किसी फार्मर के साथ जो है अपने कंबाइंड क्या करके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं, इस कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर को एक एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं, जिसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ गरीब देशों में खाद्यान्न सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी के लिए लाभप्रद विकल्प है, ऐसा नहीं गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक होगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। आप देखिए कि मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, ठीक है, बट कुछ की पॉइंट्स के बेस पे मैं आपको आंसर करने की कोशिश करता हूँ, आप इसका आंसर देखेंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड, जो भी रीजनिंग का क्वेश्चन है मैं आपको बता चुका हूँ, रीजनिंग के क्वेश्चन को भी हम
अच्छे से करके चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिए। ये 4 यहाँ क्वेश्चन है, पैसेज आपके सामने है। ये आपको अगेन मैं बता दूं, ये 2022 के प्रीलिम्स के पेपर का जीएस पेपर 2 है, जिसको सी सेट भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, आप सेट ए है तो सेट ए आप भी निकाल लीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर पहले नेचुरल सिलेक्शन की बात, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन। अब बात आ रहा है कि भावी पर्यावरण पूर्वानुमान। अब हम जीव समुच्चय की बात, यानी बायोलॉजी से रिलेटेड, मैं अभी तक समझ में आ गया कि बायोलॉजी से रिलेटेड ये पैसेज दिया हुआ है। यानी नेचुरल सिलेक्शन आप जानते हैं, डार्विन का सिद्धांत भी कहता है नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड है। अजीब समुच्चय, उसके बाद बात हो रही है महाविपत्ति, यानी जैसे मान लीजिए कोई कोरोना काल है, तो कोरोना काल में भी जो है महाविपत्ति का ही एक प्रकार का देखा गया था। जीवन अवरुद्ध हो गया था, राह में एक बहुत बड़ी बाधा आ गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर उत्तरजीविता की, लाइफ सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है, उत्तरजीविता के बारे में की विफलता आ गई थी, दुर्घटना, संक्रामक रोग आ गया था, जीवों के विकास के बारे, इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद ये आप देखें तो वर्तमान में यहाँ बोल रहा है कि 1 करोड़ तक प्रजातियाँ हो सकती है, 90% अधिक प्रजातियाँ हैं। स्पेसीज के बारे में बात कर रहा है। फिर डार्विनवाद के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आप सब देख पा रहे हैं। यानी ओवरऑल मेरे समझ में आ चुका है कि ये बात क्या करना चाह रहा है। ठीक है उसके बाद हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ कई सारे साइंटिस्ट का भी नाम ले लिया गया कि ओवरऑल की प्रस्तावित नियमों की तरह ही स्वीकार्य है प्राकृतिक नियम समुच्चय है जो भूमंडल में प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। अब देखिए ओवरऑल मेरे समझ में आ चुका है कि कहना क्या चाह रहा है। 31, ठीक है, 31 में देखिए क्या है इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, पढ़ करके आप बनाइए कि आपका आंसर, आपके अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए। प्राकृतिक वर्ण परिच्छेद के अनुसार प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन पृथ्वी पर भावी पर्यावरणों का पूर्वानुमान नहीं कर सकता। फिर से पढ़िए, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन पृथ्वी पर जो है भावी पर्यावरणों का पूर्वानुमान नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रजातियों अपनी राह में खड़े पर्यावरणीय परिवर्तनों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, वे विलुप्त हो जाएगी। अब देखिए बात क्या आती है, आप समझ जाएंगे कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नाम आपने सुना होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या कहता है कि जो कोई भी स्पेसीज अगर उस एग्जैक्ट क्लाइमेट को अडॉप्ट नहीं कर पाया समय के साथ, तो समय के साथ उसका विलुप्तीकरण हो जाता है, यानी क्या, समाप्त हो जाता है। यही तो बात कर रहा है पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन तो यही बात कर रहा है, जो प्रजाति अपनी राह में खड़े पर्यावरणीय परिवर्तनों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, वे विलुप्त हो जाएगी। बिल्कुल सही है सर, यही तो बात कर रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड है। डार्विन बात की थ्योरी भी तो इसी से रिलेटेड है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। अब फिर अगेन देखिए, पढ़िए, सभी, यहाँ सभी पहले लगा दिया है, सभी वर्तमान प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी क्योंकि उनके जीनोम जैविक दुर्घटनाओं को नहीं झेल पाएंगे। ऐसा नहीं बात है, कुछ तो ऐसा जरूर होगा, एक भी अगर हो जाएगा तो ये ऑप्शन फेल कर जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक भी ऑप्शन अगर ऐसा हो, एक भी अगर स्पेसीज मिल गया अगर अर्थ क्रस्ट पे जो इस चीज़ के विपरीत है, तो फिर समझिए कि फेल कर जाएगा। इसलिए 2 मैं कट करता हूँ, 2 मेरे कट करने से ये कैंसिल हो जाएगा मेरा, और मेरा ये भी कैंसिल हो गया, यानी मेरा आंसर आ गया सी। यानी मैं जीएस के बेसिस पर इसको सॉल्व किया और मेरा आंसर आ गया 134। ठीक है, पढ़ लीजिए लास्ट में, पर्यावरणीय परिवर्तनों को झेल पाने में जीनोम की, अब जीनोम जानते हैं, जीनोम सिक्वेंसी की बात हो रही है। अब जीएस के लिए आपके पास कितना जीनोम सिक्वेंसी थे, यूपीएससी प्री में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था। ठीक है, अब देखिए जाकर के पेपर को, तो आपको मिल जाएगा जीनोम सिक्वेंसिंग से रिलेटेड, और क्षमता के परिणाम स्वरूप विलोपन हो जाएगा। साथियों, मैंने एक चीज़ जो ऑब्जर्व किया हूँ अब तक में, कि जितने भी मैं खासतौर पे कॉम्प्रीहेंशन देख रहा हूँ, पैसेज देख रहा हूँ, सभी का संबंध जीएस के पार्ट से है। यदि आपकी समझ जीएस के ऊपर, मेंस के ऊपर खासतौर पे अच्छी बनी हुई है, तो मैं निश्चित रूप से आपको एक विश्वास दिला सकता हूँ कि आप नहीं भी पढ़ेंगे, आप ट्रिक्स टेक्निक के बेसिस पर, जीएस के एलिमिनेशन टेक्निक के बेसिस पर बिना पढ़े भी कम समय में आप सिर्फ मेरे जैसे डिकोड कर लेंगे अगर चीज़ों को, तो आप आंसर करने में सक्षम हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने में कर रहा हूँ। ठीक है, आप चौथा भी पढ़ लीजिए, प्रजातियों के विलोपन का एक आम लक्षण। बिल्कुल सही बात है, कोई भी विलोपन का एक आम लक्षण हो सकता है। मान लिया जाए कि कोई वहाँ पर फिट नहीं बैठा है, क्लाइमेटोलॉजी के कारण फिट नहीं हो रहा है, या मान लिया जाए कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं हो रहा है, या बहुत ज़्यादा पानी आ गया इसके कारण से नहीं हो रहा है, बहुत सारे रीजन बन सकता है इसका। चलिए हम आगे चलते हैं, 32 नंबर पढ़िए। 32 नंबर क्या कहता है, यह परिच्छेद यह सुझाता है, यानी सजेस्ट कर रहा है कि विकास का डार्विनवादी सिद्धांत कोई सिद्धांत है ही नहीं, क्योंकि
अब देखिए क्यों ऐसा बोल रहा है ये कि विकास का डार्विनवादी सिद्धांत कोई सिद्धांत है ही नहीं, क्योंकि यह सृष्टि शून्यवादी सिद्धांत को संतुष्ट नहीं करता। ये नहीं मुझे लग रहा है, ये निगेटिव की बात कर रहा है, शून्यवादी सिद्धांत को संतुष्ट नहीं करता, ये गलत है। विलोपन, यानी विलोपन तो इसमें भी कई जगह लिखा हुआ था पैसेज में। विलोपन है एलिमिनेशन, विलोपन पर्यावरणीय और जैविक हमलों की क्रिया है। बिल्कुल सर, आप अभी हाल ही में कुछ समय पहले आपने सुना होगा राजस्थान में लोकस्ट अटैक हुआ था। लोकस्ट अटैक क्या है? जो पश्चिम से आने वाला, जो एक खास तौर पे अगर मैं कह सकूं कि ईरान के साइड से, ईरान के दिशा से अगर मान लिया जाए राजस्थान के पार्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए जो खास तौर पे जो क्रॉस किया था, लोकस्ट अटैक, टिड्डा का अटैक हुआ था, वो भी एक जैविक हमला ही है, ठीक है, एक पर्यावरणीय हमला ही है, जिसके कारण से विलोप हो सकता है। कोई कई चीज़ों वहाँ पर प्रकृति अगर बारंबार अगर किया जाए तो विलोप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या देखते हैं एक प्रकार एक बार और। इसके खंडन के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, ऐसा नहीं मैं मानता हूँ कि कोई कोई प्रूफ नहीं होगा, ये गलत है। जीवों के अस्तित्व का श्रेय सृष्टिकर्ता को है। जीवों के अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस का श्रेय सृष्टिकर्ता को है। नहीं, सृष्टिकर्ता के साथ साथ कई सारी ऐसी भी चीज़ें होती है जिसके जो बनाने में जो यहाँ के पर्यावरण का भी योगदान होता है, ठीक है। तो उसके लिए कोई बेसिक जो है, कोई जो सुपर विजन करने वाले कोई एक ऐसा एलिमेंट्स नहीं होगा जो सृष्टि करता ही उसका कर रहा हो, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि बी आंसर होना चाहिए, क्योंकि विलोपन जो है पर्यावरणीय और जैविक हमलों की क्रिया है। बिल्कुल सही है, और यहाँ पर ही डार्विनवाद क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। यही तो बात कह रहा है कि विकास का डार्विनवादी सिद्धांत कोई सिद्धांत है ही नहीं, क्योंकि ये विलोपन पर्यावरणीय और जैविक हमलों की क्रिया है। यही बात तो ये कहना चाह रहा है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, 33 नंबर पे। 33 नंबर, चलिए सर पढ़िए 33 नंबर। आप 33 नंबर पढ़िए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए कि क्या इसका पूर्व धारणा एजम्पशन है। अरे एजम्पशन क्या क्या बन सकता है इसका एजम्पशन, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको? 33 में कह रहा है कि केवल वे प्रजातियां जीवित रहेगी और कायम रहेंगी जिनमें पर्यावरणीय महाविपत्ति से पार पाने की क्षमता होगी। बिल्कुल सर, मैं बार बार तो यही बोल रहा हूँ, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, यही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का तो रीजन है कि वही प्रजातियां सर्वाइव कर पाएगी इस अर्थ क्रस्ट पे जो उस पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अपने आप को फिट महसूस कर रहा है, चाहे वो किसी भी क्लाइमेट, किसी भी पूरे अर्थ पे कहीं भी एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। यही तो सही, ये तो मुझे लगता है 100% सही हो गया एक ही बार पढ़ने के बाद। पर्यावरण में उग्र परिवर्तनों के कारण पृथ्वी पर 90% से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो जाने के खतरे में है। ऐसा कोई फिक्स डेटा नहीं है कि मतलब पर्यावरण में उग्र परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी में 90% अधिक प्रजातियां विलुप्त होने पर, यहाँ पर देखिए एक होता है लिस्ट, एक होता है विलुप्त, एक्सटिंक्ट की बात कर रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। या कुछ ज़्यादा ही 90% अधिक की बात कर रहा है, और यहाँ दूसरी बात विलुप्त की बात कर रहा है, ये नहीं हो सकता मुझे लगता है, ठीक है। जब मैं 2 हटा रहा हूँ तो देखिए क्या हो सकता है, 2 हटाने से ही मुझे लग रहा है कि डेटा ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी 1 होगा या तो 3 होगा। अब 1 तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, फिर भी पढ़ते 3। डार्विन का सिद्धांत सभी प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करता है। जी नहीं सर, यहाँ लगा दिया सभी, यानी अगर डार्विन के सिद्धांत को अभी आपने, देखिए मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ, आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने खुद कहा कि विलोपन का आधार डार्विन के सिद्धांत नहीं हो सकता है, इसके साथ इसके कोई और भी रीजन हो सकता है, आपने जस्ट पढ़ाया है ना फ्रेंड्स। अब देखिए फिर से आप जाकर के देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन पे आपने खुद कहा है कि उसका आधार पर्यावरण के साथ साथ जीवों के जैविक हमला भी हो सकता है, वहाँ पर डार्विनवाद फेल हो जाता है। तो इस आधार पर मैं तो कह सकता हूँ कि सभी पर काम नहीं करेगा, सभी प्राकृतिक व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा, यानी मेरे पास केवल एक सही होगा, यानी क्या मेरा जो आंसर हो रहा है फाइनल ए हो रहा है। ये सिर्फ मैं जीएस के बेसिस पे आपके साथ बात कर पा रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं हम आगे, ये देखिए तब पैसेज नंबर, नेक्स्ट पैसेज, अब इसको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो नहीं, अब मैं इसको सिर्फ पॉइंट्स डिकोड करता हूँ कि क्या क्या यहाँ से समझ में मेरे दिमाग को सिग्नल देगा। यहाँ जो दिमाग दे रहा है कि एक ग्रोथ की बात कर रहा है, हायर एजुकेशन की बात कर रहा है, स्किल की बात कर रहा है, ठीक है, मध्य वर्ग परिवार है, उसके बाद कोई बात कर रहा है कि खाना पीना की बात कर रहा है कि दूध मछली प्रोटीन आधारित खाना की बात कर रहा है, उसके बाद कर रहा है बात इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत मशीन के बारे में बात कर रहा है, मोटर वाहन ऊर्जा के जनन के बारे में बात कर रहा है, जल यानी एनर्जी से रिलेटेड भी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के बारे में भी बात कर रहा है। चलते हैं हम आगे देखते हैं क्या है सो 34 नंबर क्वेश्चन।
34 नंबर क्वेश्चन को देखिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि आपने जो देखा एनर्जी से रिलेटेड वो क्या चीज़ बात कर रहा है। यहाँ भी बात कर रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। मर्म यानी यहाँ मर्म जो आप देख पा रहे हैं, ये मर्म वही है जो मैसेज है। एक जगह आपने संदेश देखा, ठीक है, और यहाँ मर्म आप देख पा रहे हैं। यही चीज़ें को बाद में क्या क्या सोच करके ये पैसेज जब वो लेखक जब लिख रहे थे तो क्या सोच करके मैसेज देने के बारे में सोच रहे थे। सोचिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। लोगों को मुख्यतः भारतीय पारंपरिक अनाज आधारित आहारों को ही लेते रहने के लिए राजी किया जाना चाहिए। क्या मान लिया जाए, यहाँ पर देखिए एक मुख्यतः लगा दिया है और उसमें भी मुख्यतः लगा दिया भारतीय पारंपरिक अनाज आधारित आहार। क्या अगर कुछ और लेगा तो क्या उसका विलुप्तीकरण कुछ हो सकता है ऐसा? ये मैं अभी डॉट में रख रहा हूँ, ये नहीं होगा। आने वाले वर्षों में भारत को कृषि उत्पादकता और अधिक ऊर्जा जनन क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आने वाले वर्षों में क्या इससे संबंधित कुछ बातचीत बन रही है क्या? आगे देखते हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी विकास, आधुनिक प्रौद्योगिकी विकास लोगों के सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाता है। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या मैसेज क्या देना चाह रहा है। बात तो यहाँ मैसेज की हो रही है ना, ये मैसेज पर सोचना है आपको। आने वाले वर्षों में भारत में जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट प्रणाली सिस्टम में नाटकीय बदलाव लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है सर। अब देखिए यहाँ पर वाटर की बात मैंने आपको कहा भी था। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा हूँ, ऊर्जा के जनन के लिए जल की आवश्यकता। आप समझ में आ गया होगा आपको कि ऊर्जा के जनन के लिए जल की आवश्यकता। अब यही तो यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर यही बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर यही बात कर रहा है कि आने वाले वर्षों में भारत में, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी है, आप जानते हैं नवीकरणीय ऊर्जा है, और नवीकरणीय ऊर्जा ही सस्टेनेबिलिटी को डिसाइड करता है। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो बात आप करते हैं, यही तो है। आपने शुरुआत की भी प्रश्नों में आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कई पैसेज बना चुका है। तो यही चीज़ आने वाले वर्षों में भारत में जल प्रबंधन सिस्टम में नाटकीय बदलाव लाने की आवश्यकता। बिल्कुल सही है आंसर सर। यही मैसेज देना चाह रहे हैं लेखक इस पैसेज के माध्यम से। ठीक है, चलिए ये कैंसिल हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 35 नंबर भी रीजनिंग हो गया। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप कॉम्प्रीहेंशन को इस तरीके से सीखें, ऐसा नहीं कि एक ही बार में करके चलें कि आप भूल जाएं चीज़ों को। आप अगेन भी इसका जो मैं लास्ट 35 से लेकर 80 के बीच में जो एक कॉम्प्रीहेंशन आपको मिलेगा, उसका मैं भी आपको बिना पढ़े हुए आपको सॉल्व कराने की प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको समय के साथ प्रत्येक दिन जो है एक आपके लिए यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, आपके लिए समृद्ध रूप से जो है आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और साथ ही मेरे साथ जो है आपको, जैसे मैंने कि बताया ही था कि आप मेरे साथ जो है यूपीएससी सीएससी 2024 ओनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड मेंटरशिप प्रोग्राम से ज्वाइन कर ले सकते हैं। साथ ही अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि आप जब प्रीलिम्स लिखेंगे तभी तो आप मेंस तक पहुंचेंगे, और जो व्यक्ति मेंस तक पहुंचेगा वही फाइनल सिलेक्शन करेगा। इसीलिए आज के वर्तमान दौर में आप मेरे साथ मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ करके, क्योंकि आप खास तौर पे हिंदी माध्यम के छात्र या रीजनल जो लैंग्वेज वाले छात्र हैं उनका रिजल्ट नहीं के बराबर हो रहा है, तो इसीलिए प्रॉपर उनके लिए जो है, जो व्यक्ति बार बार एग्जाम में फेल कर रहे हैं किसी न किसी कारण, कभी जीएस पास होता है तो प्रीलिम्स में रुक जाता है, कभी कोई सीसेट में रुक जाता है, सीसेट होता है तो जीएस में रुक जाता है, तो तमाम चीज़ों को अध्ययन को सही रूप से परोसने के लिए एग्जाम में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसीलिए मैंने ओनली प्रीलिम्स ओरिएंटेड मैंने बैच लाया है, बहुत कम फी में। आप इसे टोटली जानकारी, फ़ी के बारे में जानकारी जो है आप मात्र फ़ी इसका जो है, पहले फ़ी 8500 रुपया था, लेकिन वर्तमान में इसका 4500 रुपया है। अभी फास्ट आप जाएंगे, डिटेल जानकारी आप वीडियो देख लीजिए, आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्लास के लिए नेक्स्ट आप वीडियो जरूर देखिए पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट में चीज़ें क्लियर कर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।